नमस्कार। चलिए आज भारत की जीवन रेखाओं यानी यहाँ की शानदार नदियों के एक सफर पर निकलते हैं। ये वो धाराएं हैं जो सिर्फ जमीन को ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारी अर्थव्यवस्था को भी सींचती हैं। तो एक सवाल मन में आता है, क्या एक नदी सिर्फ बहता हुआ पानी है या फिर ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है? देखिए, भारत में नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है। ये सभ्यताओं की जननी है और जीवन का प्रतीक भी। ये सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, ये हमारी पहचान का, हमारी आत्मा का हिस्सा है। तो आज का हमारा सफर इन 6 हिस्सों में बटा होगा। हम समझेंगे कि नदियाँ जीवन रेखाएं क्यों हैं, फिर उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक की यात्रा करेंगे और आखिर में देखेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था में इनका क्या योगदान है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर नदियों को भारत की जीवन रेखाएं कहा ही क्यों जाता है। सोचिए जरा, हजारों साल पहले दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पनपी थी? सिंधु नदी के किनारे। और तब से लेकर आज तक भारत का विकास इन नदियों के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। ये नदियां सिर्फ पानी नहीं लाती, ये अपने साथ समृद्धि और संस्कृति भी लेकर आती हैं। चलिए अब अपनी यात्रा का रुख करते हैं उत्तर की ओर, बर्फीले हिमालय की तरफ, जहां से भारत की कुछ सबसे पवित्र नदियां जन्म लेती हैं। और जब हिमालय की बात हो तो जिक्र माँ गंगा का ही सबसे पहले आता है। ऋग्वेद से लेकर पुराणों तक गंगा को कभी सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि एक देवी माना गया है, और ये आस्था आज भी करोड़ों लोगों के जीवन का अटूट हिस्सा है। गंगा का सफर गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होता है और ये 2500 किलोमीटर से भी लंबा है। इसे भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला हुआ है। और यमुना, जो खुद एक विशाल नदी है, वो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यही दोनों नदियां मिलकर उत्तरी भारत के सबसे उपजाऊ मैदान को सींचती हैं, जहां करोड़ों लोग बसते हैं। अच्छा, अब हिमालय की ऊंचाइयों से उतरकर सीधे चलते हैं प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की तरफ, और वहां की ताकतवर नदियों से मिलते हैं। यहाँ दक्षिण में 3 बड़ी नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। हर एक की अपनी एक अलग पहचान है, अपना एक अलग महत्व है, जो इनके निकनेम यानी उपनामों से ही पता चल जाता है। तो देखिए, गोदावरी को उसकी विशाल लंबाई और धार्मिक महत्व की वजह से दक्षिण गंगा कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कावेरी तमिलनाडु और कर्नाटक की खेती के लिए इतनी ज्यादा जरूरी है कि उसे दक्षिण भारत की जीवन रेखा का नाम मिला है। ये नाम ही इन नदियों की अहमियत बता देते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प भौगोलिक पहेली की तरफ बढ़ते हैं। भारत की ज्यादातर बड़ी नदियां पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, है ना? लेकिन एक बड़ी नदी है जो इस नियम को तोड़ती है। सवाल ये है कि नर्मदा नदी आखिर पश्चिम की तरफ क्यों बहती है? क्या वजह है इसकी? चलिए पता लगाते हैं। इसका जवाब बहुत सीधा और सरल है, एक दरार घाटी। जी हाँ, नर्मदा एक रिफ्ट वैली से होकर बहती है और यही इसके अनोखे रास्ते का राज है। तो ये रिफ्ट वैली होती क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये 2 पहाड़ों के बीच बनी एक लंबी गहरी घाटी है। नर्मदा के केस में ये विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच फंसी हुई बहती है। यही पहाड़ इसे पूरब जाने से रोकते हैं और पश्चिम की ओर अरब सागर की तरफ ढकेल देते हैं। तो इसकी दिशा का कारण पूरी तरह से इसका भूगोल है। अब चलिए देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में चलते हैं, जहां एक ऐसी विशाल नदी है जो देशों की सरहदों को नहीं मानती और जिसके कई नाम हैं। ब्रह्मपुत्र की कहानी तो वाकई में कमाल की है। ये तिब्बत में सांगपो के नाम से शुरू होती है, फिर अरुणाचल में दिहांग बनकर भारत में आती है, असम के मैदानों में फैलकर ब्रह्मपुत्र कहलाती है, और फिर बांग्लादेश में जमुना बनकर गंगा में मिल जाती है। सोचिए, एक ही नदी के कितने नाम और कितने रूप हैं। और इसकी लंबाई देखिए, पूरे 2900 किलोमीटर। ये एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इससे इसके विशाल आकार का अंदाजा लगाया जा सकता है। और एक और मजेदार बात, दुनिया का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, वो इसी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम में बसा हुआ है। ये नदी सिर्फ बहती नहीं बल्कि अपने साथ पूरे के पूरे द्वीप भी बना देती है। तो हमने नदियों की भौगोलिक और सांस्कृतिक यात्रा तो कर ली, पर अब ये समझते हैं कि ये हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे चलाती हैं, कैसे उसे शक्ति देती हैं। जरा इन शहरों पर एक नजर डालिए। दिल्ली, वाराणसी, नासिक, गुवाहाटी, इन सब में एक बात कॉमन है।
ये सभी बड़े और ऐतिहासिक शहर किसी न किसी नदी के किनारे बसे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जहाँ नदी है वहाँ जीवन है, व्यापार है और विकास है। हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी खेती की रीढ़ की हड्डी यही नदियां हैं। ये सिर्फ फसलों को पानी नहीं देती, ये करोड़ों किसानों को रोजगार देती हैं और देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं। और बात सिर्फ खेती की नहीं है। हमारे घरों में जो बिजली आती है ना, उसका भी एक बड़ा स्रोत यही नदियां हैं। उदाहरण के लिए गंगा नदी पर बना टिहरी बांध अकेले 2400 मेगावाट बिजली पैदा करता है। ये दिखाता है कि पानी और ऊर्जा का भविष्य कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हमने देखा कि नदियां हमारे लिए क्या हैं। ये जीवन देती हैं, सभ्यताएं बनाती हैं और अर्थव्यवस्था चलाती हैं। लेकिन अंत में एक सवाल खुद से पूछना बनता है, जो नदियां हमें इतना कुछ देती हैं, उनके भविष्य को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।